वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डॉक्टर इमप्रीत पे आज हम लोग जो चैप्टर करने लगे हैं दैट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो कि है टॉपिक इज प्रिकॉशंस। चैप्टर 4 है हमारा जो सा नेशनल इनकम का। उसमें हम प्रिकॉशंस कर रहे हैं तीनों मेथड की, वैल्यू एडेड की भी, इनकम मेथड की भी और एक्सपेंडिचर मेथड की। प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। हमारा जो सा फर्स्ट मेथड है उसकी हम लोग प्रिकॉशंस करने लगे। आप बच्चे ध्यान रखिए, जिस टाइम भी आप प्रिकॉशंस करेंगे ध्यान रखो उस टाइम आपने क्या करना है, आपने कुछ चीजें इंक्लूड करनी है एंड कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी है। तो उसके लिए हम लोग दो कैटेगराइज में हम डिवाइड कर लेंगे इससे अपने टेबल को। देखिए कैसे आप लोगों ने लर्न करने के टाइम भी बच्चे ऐसे ही करना है। आपने यहाँ सेंटर में लाइन लगा दी, कुछ चीजें आर इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड कुछ चीजें आर नॉट इंक्लूडेड। आपने इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड की लिस्ट लर्न कर ली है। उसके बाद क्या है, आप लोगों ने उसको एज इट इज लिख देना है। क्वेश्चन में आएगा कि क्या इस ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया जाता है या नहीं इंक्लूड किया जाता। तो फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखो ध्यान रखो, नंबर 1 आया, हमने क्या कहा, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करना है या नहीं करना। हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी वो फाइनल गुड्स के अंदर कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, नंबर 1 हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। तो किस कैटेगरी में आ गया, नॉट इंक्लूडेड में। तो इसके अंदर क्या लिख दिया हमने, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम सिंस सच गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो जब हमने फाइनल गुड्स कैलकुलेट किए थे उस टाइम ये ऑलरेडी इंक्लूड हुई पड़ी है। इन केस अगर हम उसको दोबारा करेंगे, क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को दोबारा से आप ऐड करते हो तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी, आंसर इज डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दो बारी कैलकुलेट ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नॉट इंक्लूडेड के अंदर आ गया। सेकेंड देखिए क्या लिखा है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। बच्चे ध्यान रखो, कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स हैं उसको हमने जब उसकी सेल या परचेज हुई है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमने क्या लिखा, सेल एंड परचेज, किस चीज की, सेल एंड परचेज आई सेकेंड हैंड गुड्स की। क्योंकि जब वो फर्स्ट हैंड थी उस टाइम ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके थे। तो अभी वो जब सेकेंड हैंड हो चुकी है, आप उसको दोबारा करोगे तो इट विल लीड टू अगेन डबल काउंटिंग, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन यस, अगर किसी बंदे ने उसके ऊपर कमीशन, कोई कमीशन एजेंट है बीच में, अंदर पर्सन है जो बायर एंड सेलर को मिला रहा है, वो अपनी दलाल जॉन से अपनी कमीशन ले रहा है, उसकी हमने जो कमीशन आई उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड। कमीशन ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। तो अभी सेकेंड हैंड गुड्स की जो उनकी कमीशन होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं एक बार रीड पिछला कर देती हूँ। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज इंक्लूड नहीं होगी एज दे आर इंक्लूडेड as they are included in the year in which they were produced and do not add to current flow of goods and services। तो अभी उनके कारण कोई goods and services का flow नहीं हुआ, काउंटिंग उसके साथ इंक्रीज नहीं हुई इन द इकोनॉमी। हाउएवर कमीशन, हाउएवर का मतलब क्या होता है, बट, लेकिन कहते हैं कि कमीशन और ब्रोकरेज अगर उस पर कोई भी होगी, कमीशन या ब्रोकरेज हमने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर लिए, विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज अ प्रोडक्टिव सर्विस। किसी ने अपनी सर्विस, ब्रोकर एजेंट ने या कमीशन एजेंट ने अपनी सर्विसेज दी हैं, इसलिए हमने उसको सर्विसेज, उसकी प्रोडक्टिव सर्विसेज हैं इसलिए हम उनकी सर्विसेज का ऐड कर लेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आया, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। दैट मीन्स अगर किसी मदर ने, अगर किसी पर्सन ने, टीचर ने अपने बच्चे को घर पे पढ़ा रहे हैं, तो दैट मीन्स हमने क्या कहा, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड में क्या आएगा, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज किस चीज के लिए, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्यों नहीं है सर्विसेज की, क्योंकि इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। मदर ने अपने बच्चे को पढ़ाया, मदर ने घर पे काम किया, हमारे लिए खाना बनाया, वहां पे क्या, आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन हो रहा है, तो इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट वैल्यू हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या कहा कि इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में हम काउंट नहीं करेंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक हाउसवाइफ की सर्विस, हाउसवाइफ की सर्विस
किचन गार्डनिंग की आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर देयर मार्केट वैल्यू। उनकी मार्केट वैल्यू क्योंकि कैलकुलेट करनी इज वेरी डिफिकल्ट। दीज सर्विसेज आर प्रोड्यूस हो जाती है एंड कंज्यूम एट होम, घर पे ही हो जाती है, कभी मार्केट में नहीं जाती, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शंस। लेकिन ध्यान रखना पेड सर्विसेज है लाइक सर्विसेज ऑफ मेड्स, ड्राइवर्स, प्राइवेट ट्यूटर्स शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो जिनकी पेड सर्विसेज हैं उनकी क्या है, इंक्लूड होगी, बट जौन सी डोमेस्टिक सर्विसेज हैं, घर की सर्विसेज, मदर या आप घर पे किचन गार्डन खोला हुआ है, क्यारी सी है जहां पे आपने सब्जियां उगाई हुई हैं, तो वो चीजें विल नॉट बी इंक्लूडेड। नाउ नेक्स्ट आया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देखिए भी क्या है, ये हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आया, सेकेंड पॉइंट आया इंक्लूडेड के अंदर क्या आया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अभी क्या है, एक फार्मर है बच्चे, ध्यान रखो, एक फार्मर ने क्या किया, वीट ग्रो की, ठीक है। अब उसने वीट ग्रो की, उसने किस लिए ग्रो की थी, मार्केट में बेचने के लिए। लेकिन हो सकता है ना क्या उस वीट में से वो कुछ थोड़ा सा खुद भी कंज्यूम कर ले, ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर उसको वीट चाहिए वो किसी और सेलर के पास जाएगा और उससे लेगा, नहीं, तो वो अपनी वीट जो उसने प्रोड्यूस की होगी उसमें से ले सकता है ना। तो उसने क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उनकी उसने वैल्यू निकाली कि उसकी इंप्यूटेड, एस्टिमेटेड, इंप्यूटेड का मतलब क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली कि भाई इस वीट की इतनी वैल्यू हो सकती है, मार्केट वैल्यू हो सकती है। तो उसने किस लिए गुड्स प्रोड्यूस की थी, वैसे तो गुड्स फ्लो ऑफ मार्केट के अंदर के लिए की थी, तो अभी हमने यहाँ पे क्या कहा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर वो गुड्स यूज हो रही हैं, उसकी इंप्यूटेड वैल्यू मतलब उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, मार्केट वैल्यू, वो हम नोट कर सकते हैं। एक बार देखिए हम यहाँ पे क्या है, देखो थर्ड पॉइंट आया, हमने क्या किया, imputed production of goods for self consumption is included in national income as they contribute to current output। उसके साथ आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, their value is to be estimated or imputed as they are not sold in the market, क्योंकि वो मार्केट में नहीं सेल की जाती, अपने घर पे ही उसने कंजम्पशन कर ली उन गुड्स की, तो हमने क्या कहा, उसकी एक imputed और एक estimated वैल्यू आप काउंट करते हो। नेक्स्ट है imputed वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस। देखिए अभी यहाँ पे भी क्या है इसका, ओनर ऑक्युपाइड हाउस, जहां पे भी वर्ड बच्चे आ जाए इम्प्यूटेड, उसकी आपने वैल्यू लिखनी ही लिखनी है। देखो क्या आया, थर्ड, इंक्लूड करनी है, इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड का सेकंड नेम क्या आ जाएगा, वर्ड हम क्या लिख सकते हैं, एस्टिमेटेड, ठीक है। जो भी वर्ड आ जाए इम्प्यूटेड वाली, कोई भी वैल्यू आ जाए, इम्प्यूटेड वाली वैल्यू को आपने इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस। तो भी क्या कहा मैंने कि मेरा घर है, मैं अपने घर में रह रही हूं, ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस घर को रेंट पे दिया होता किसी को, ठीक है, तो उसके अंदर से मुझे पैसा मिलना था, उसकी वैल्यू आनी थी, उसकी मार्केट वैल्यू होनी थी। तो भी हमने यहाँ पे क्या कहा, उसकी अपने ही घर की, जो मैंने किसी को लेट आउट नहीं किया, जहां से मुझे किसी का रेंट नहीं आ रहा, उसकी एक एस्टिमेटेड या इंप्यूटेड वैल्यू है, and that imputed value will be included while calculating national income। तो देखिए हम क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए people who live in their house do not pay rent, वो रेंट नहीं पे करते, but they enjoy housing services। एक मिनट, बट दे इंजॉय हाउसिंग सर्विसेज। तो वो क्या कहते हैं, जो अपने घर में रहते हैं लोग, वो रेंट नहीं पे करते बच्चे, लेकिन वो इंजॉय करते हैं हाउसिंग सर्विसेज, सिमिलर टू दोज पीपल हु स्टे इन रेंटेड हाउस। जैसे जो लोग रेंटेड हाउस के अंदर रहते हैं उनकी तरह ही हम लोग भी अपने घर के अंदर इंजॉय करते हैं। Therefore, value of such services is estimated as imputed rent of owner occupied house। तो उसको हम लोग क्या मानते हैं कि owner occupied house को हम लोग imputed वाली वैल्यू क्या होगी, वो हमारा नेशनल इनकम का पार्ट बन जाती है। नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड। तो देखते हैं हम क्या है, अगर बच्चे हमारा कोई भी स्टॉक, सपोज करो हमारा पिछली बारी जौन सा स्टॉक लेकर आए थे, पिछले साल 2025 में लेकर आए थे, वो अगले साल इंक्लूड हुआ, पड़ा हुआ है, हमारे पास बच गया है, ठीक है ना, हमारा स्टॉक क्या है, बच गया है पिछले साल का। तो हमारा जौन सा चेंज इन स्टॉक है, ठीक है, जो हमारा पिछले साल से अगले साल स्टॉक गया, चेंज इन स्टॉक जो बचा रह गया हमारा, उसको भी हम क्या करेंगे, विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। वो हमारी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, नेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम
एज इट बिकम्स पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, हम किसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन? इन्वेस्टमेंट को। तो हमने कहा कि पिछले साल का जो माल बचा हुआ है उस माल को आप अभी अपने पास रखोगे, वो आपका क्या बन जाएगा बच्चे? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज अनसोल्ड स्टॉक, जो आपका स्टॉक बचा हुआ है, जो बिका नहीं है, चाहे वो अनयूज्ड रॉ मटेरियल है, चाहे सेमी फिनिश गुड्स है। अ फर्म कैरीज फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर। मैंने 2025 का 2026 में ले गई, तो मैंने क्या कहा, उसको मैं इंक्लूड करूंगी। क्लियर हो गया? सो दीज वर, क्या हमने कहा कि कुछ चीजें इंक्लूड होती हैं और कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया हमारा, हमने कहा सेल एंड परचेज ऑफ। आगे देखिए हम लोग क्या फिर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड की लिस्ट हम बनाते हैं। अभी इंक्लूडेड और क्या होगा देखिए, इसी वाले के अंदर हम लोग इंक्लूडेड लिख लें। इंक्लूडेड आ गया, और यहां पे क्या लिख लेते हैं हम, नॉट इंक्लूडेड। तो भी हमने यहाँ पे क्या कहा, सेल एंड परचेज ऑफ। पॉइंट नंबर कौन सा हमारा? 7th। यहाँ पे 3rd पॉइंट था, पिछले वाले में देखें एक बार ये कौन सा पॉइंट नंबर है हमारा। 4th पॉइंट तक चल चुके थे हम लोग, अभी हम 5th पॉइंट पे आ जाएं। हमने कहा इंक्लूडेड में और क्या चीज होगी बच्चे? हमने कहा सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। तो अभी हमने क्या कहा, सेल एंड बॉन्ड्स जितने भी हमारे वो हैं पेपर क्लेम्स हैं, ये है ना, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। तो हमने क्या कहा, इसके ऊपर हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे। एक बार पॉइंट नंबर देखिए, 4th पॉइंट। अभी हमने यहाँ पे क्या कहा, कोई भी सेल या परचेज हो रही है, किस चीज की सेल परचेज? ऑफ बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स। तो हमने क्या कहा, किसी भी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज दीज आर ओनली पेपर क्लेम्स हैं ये, ठीक है, ओनरशिप के पेपर क्लेम्स हैं, सिर्फ कागज हैं हमारे, जहां पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बट हमने कहा अगर कोई भी पर्सन इसके ऊपर कमीशन एजेंट है, कोई भी जो बायर और सेलर को मिला रहा है, कौन है? कोई भी कमीशन एजेंट है जो बायर को मिला रहा है, बायर और सेलर को, या ब्रोकर एजेंट है, ब्रोकर है आपका, उसकी जो कमीशन होगी, ब्रोकरेज होगी या कमीशन होगी ऑन सेल ऑफ शेयर्स, bonds, that will be and debentures will be included। तो हमने वो किस साइड पे लिख लिया? इंक्लूडेड वाली साइड पर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बच्चे क्या आया, हमने क्या कहा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये भी हमारा खत्म हो गया है। क्लियर हो गया? सो भी हमने यहाँ पे क्या कहा कि एक्चुअली में कुछ चीजें इंक्लूड होंगी बच्चे, कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। ध्यान रखो कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी। फर्स्ट हमने कहा अगर इंटरमीडिएट गुड्स है नहीं होगा, ठीक है, फाइनल गुड्स को हम लेते हैं। सेकंड, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स की नहीं होगी, किसको हम लेंगे, लेकिन उसका कमीशन होगी, हम उसको काउंट करेंगे। उसके बाद थर्ड आया हमारे पास प्रोडक्शन फॉर सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो ममाओं ने घर पे सर्विसेज हमारे दे रहे हैं खाना पीना बनाने के अंदर, या किचन गार्डन, यहाँ पे देखो ध्यान रखना सर्विसेज है बच्चे, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्शन फॉर गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो मैंने वीट वाली एग्जांपल है, इसको हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आया ओनर ऑक्युपाइड। कोई भी इंप्यूटेड वैल्यू बच्चे किसी चीज की भी हो, एस्टिमेटेड या इंप्यूटेड वैल्यू, हमने उसको इंक्लूड करना है, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टॉक। अगर आपका कोई स्टॉक अनयूज्ड, आपका कोई भी बचा रह गया है, अनयूज्ड वाला आपका स्टॉक है, पिछले साल का बचा रह गया, अगले साल में वो आपकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगी, इसलिए हम उसको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया कमीशन और ब्रोकरेज। पहले हमने कहा सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, इसको हम जो सेल एंड परचेज होगी नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर जस्ट पेपर क्लेम्स। लेकिन यहाँ पे जो है हमने इंक्लूड क्या करेंगे, इसी के ऊपर अगर कोई कमीशन एजेंट या ब्रोकर है, उसको ब्रोकरेज मिल रही है, दैट विल बी इंक्लूडेड। दैट्स इट। खाली इतनी सी प्रिकॉशंस ही। आप लोग जिस टाइम क्वेश्चन करोगे, अगर सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का, तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाली, आंसर नंबर जौन सा भी दिया है, प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, ऐसे हेडिंग डाली। उसके बाद एक हेडिंग डालना इंक्लूडेड। इंक्लूडेड के पहले 5 पॉइंट्स लिखना,
उसके बाद नॉट इंक्लूडेड की हेडिंग, नॉट इंक्लूडेड के 5 जितने भी 4 या 5 पॉइंट्स हैं, एक वे में ये कर सकते हो। दूसरा वे आप क्या कर सकते हो, आप मर्ज कर सकते हो जो आपको पॉइंट्स जैसे बुक में लिखे हैं। अगर इंटरमीडिएट का फर्स्ट पॉइंट आपने पहले इंटरमीडिएट का बता दिया, फिर उसके बाद अगर आप बताना चाहते हो सेल एंड परचेज के बारे और उसकी कमीशन के बारे, है ना, इंक्लूड नॉट इंक्लूडेड इकट्ठा लिखना चाहते हो, दैट इज अगेन योर चॉइस। बट आप काम थोड़ा सा स्पीडीली करिए क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम लोग बार बार चीजें लिखें वही, इसलिए आप थोड़ा सा स्पीडीली काम कीजिए। अब नेक्स्ट जो सा टॉपिक आया दैट इज प्रिकॉशंस। अब हम किसकी प्रिकॉशंस करने लगे हैं, जो नेक्स्ट मेथड आ रहा है दैट इज इनकम मेथड है, उसकी प्रिकॉशंस देखते हैं। सो बच्चे इसके बाद जो सेकंड मेथड स्टार्ट होता है प्रिकॉशंस के लिए दैट इज प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। अब क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, हम उसके बेस पे करते हैं। अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं इनकम मेथड, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं न्यूमेरिकल का, हमने कहा 5 थिंग्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, वो बाय डिफॉल्ट ही है। नंबर 1 फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो जब हम न्यूमेरिकल्स किए थे हमने। उसके बाद सेकंड क्या करते हो, रेंट एंड रॉयल्टी, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसके बारे हम लोग नहीं लिखेंगे इसलिए। थर्ड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी क्योंकि फॉर्मूले में है तो वो इंक्लूडेड ही है, पक्का पता ही है। उसके बाद फोर्थ इज प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, पता ही है। एंड लास्ट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो भी इंक्लूडेड ही ऑलरेडी पता है इनकम मेथड में। अब और कुछ एडिशंस हैं जो आपने ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस वाली बात है, जो बेसिक पता ही है कि इंक्लूड क्या करना है वो तो करना ही करना है, ठीक है। अभी क्या चीज है, प्रिकॉशंस ध्यान क्या रखने वाली है। नंबर 1 उसने कहा ट्रांसफर इनकम, तो आप मेरे को बताओ ट्रांसफर इनकम हमने कभी इंक्लूड किया। ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम होती है, मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में समझा चुकी हूँ। ट्रांसफर इनकम जो वन साइडेड इनकम्स हैं, आपने कोई अपनी सर्विसेज रेंडर नहीं की विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज लाइक स्कॉलरशिप हो गया, ठीक है, उसके अलावा कोई डोनेशंस हो गई, चैरिटी हो गई, रेमिटेंसेज आपको रिश्तेदारों ने पैसे बाहर से भेजे, सो दे आर ऑल नॉट इंक्लूडेड। तो हमने क्या फर्स्ट कौन सा पॉइंट है नॉट इंक्लूडेड के अंदर, नंबर 1 हमने कौन सा पढ़ा बच्चे, ट्रांसफर इनकम्स, ठीक है। इसको हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इस इनकम के साथ कोई भी प्रोडक्टिव फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ कोई इनकम, आपने कोई सर्विसेज रेंडर नहीं की, प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं रेंडर की, इसलिए हमने क्या कहा, इट इज ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड, ओनली फैक्टर इनकम्स आर इंक्लूडेड, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ प्रिकॉशंस है। इसलिए फैक्टर इनकम के अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रेंट, प्रॉफिट, ये सब चीजें, वेजेस वगैरह कर ही चुके हैं, वो हमने वहां पे कर ही लिए, तो इसको दोबारा नहीं लिख रही, ठीक है। तो अदरवाइज हमारे को पता ही है कि जो फैक्टर इनकम जितनी भी बाकी सारे है, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो सब हम ऑलरेडी फॉर्मूले में कर चुके हैं। उसके बाद देखो सेकंड क्या लिखा है बच्चे, इनकम ऑफ सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। तो अभी हमारे को पता है सेकंड हैंड गुड्स की तो हम लोग कहीं से इनकम भी आए उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ, आपने कोई भी सेल की किस चीज की, ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। हमने पिछले वाले में भी किया था, सेकंड हैंड गुड्स की बाइंग सेलिंग के साथ कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही, सेकंड हैंड गुड्स उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, नॉट इंक्लूडेड में आ गया। लेकिन यस अगर उसका कोई कमीशन एजेंट है, उसने अगर कोई इनकम रिसीव की है, नंबर 1 हम लोग करते हैं, कोई ब्रोकरेज हो गई, या हमने क्या कहा, कोई भी कमीशन एजेंट को कमीशन मिली अपनी, दैट विल बी ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो कोई भी ब्रोकरेज है, कमीशन एजेंट की कमीशन है सेल एंड परचेज के ऊपर, उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हमने सेकंड पॉइंट भी कर लिया बच्चे यहां से। उसके बाद क्या आया, अगेन सेल ऑफ बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स, तो हम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, आप बताओ। हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमने क्या कहा, कोई भी इनकम आपको सेल ऑफ बॉन्ड्स, कोई भी डिबेंचर्स हो, किसी में भी, है ना, या कोई भी हमने पेपर क्लेम जिसे बोला, या हमने क्या कहा शेयर्स हो गया, इसकी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन ये अगेन कोई आया, उसके ऊपर कोई कमीशन एजेंट ने अपना काम किया, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज यहाँ पे नहीं है सच, यहाँ पे उसने अपनी सर्विसेज दी, तो फिर वही आ गया ब्रोकरेज। पिछले वाले पॉइंट्स का रेपिटेशन है बच्चे यहाँ पे भी ना। और कमीशन किस चीज की, ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या शेयर्स के ऊपर, तो जो कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज लिखी है बच्चे वो इंक्लूड करेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी हमने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आया बच्चे, कहते हैं किसी भी टाइप का, आप देखो कोई भी आपका कोई कैपिटल गेन है, ठीक है, हमने कहा क्या कहा, कोई भी आपका कैपिटल गेन है वो कभी भी इंक्लूड नहीं हो जाता,
ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका क्या है, कैपिटल गेन इज कि आपने कोई एसेट अपना सेल किया, एसेट सेल करके आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो कोई भी कैपिटल गेन है वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आपने सेल परचेज, कोई भी आपका एसेट पड़ा था उसको सेल किया आपने, और उसके बाद आपकी जैसे सेकंड हैंड कोई भी गुड्स पड़ी थी आपने उसको सेल किया, या कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स पड़े थे, उससे आपको कोई भी कमाई हुई बेचकर बहुत अच्छा पैसा आया, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि वो फैक्टर इनकम नहीं है, उससे कोई प्रोडक्टिव ट्रांजेक्शन्स नहीं इकोनॉमी में हो रही। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स देखो नाम से ये विंडफॉल, हवा चली आपको गेन हो गया, मतलब कोई भी आपने लॉटरी या कोई भी कसिनोज से पैसा आया, किसी तरह का भी आपको कोई भी विंडफॉल गेन्स हुए, ठीक है, कोई लॉटरी वगैरह लग गई, वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एज सच उसकी कमाई तो की बट आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर नहीं की। तो अल्टीमेटली क्या है, फैक्टर सर्विसेज अगर आप रेंडर कर रहे हो तभी आपका वो माना जाएगा। अगर आपने कोई सर्विसेज नहीं रेंडर की तो आपको कुछ पैसा को इंक्लूड नहीं करना। तो हमने ये वाला पॉइंट भी कर दिया, नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट आया इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज बाय ओनर्स। तो अभी हमने कहा किसी तरीके की भी बच्चे इम्प्यूटेड वैल्यू होगी, इम्प्यूटेड वैल्यू किस चीज की, जो सर्विसेज खुद की ऑफ ओनर ऑक्युपाइड सर्विसेज। तो अगर हमने कहा था किसी भी तरीके की बच्चे अगर इम्प्यूटेड वैल्यू है, इम्प्यूटेड वैल्यू को हम हमेशा क्या करते हैं, जो हमने घर वाली एग्जांपल ली थी, ठीक है, आप इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल आ गया, रेंट ऑफ ओन हाउस आ गया, तो वो सब चीजें क्या, सैलरीज खुद को अगर आपने देखा, आपने कोई इंप्लॉइज नहीं रखे, आपने खुद का ही देखा कि खुद मैं काम कर रहा हूं तो मुझे कितनी पैसे आने चाहिए थे। तो आप जब भी किसी चीज की इम्प्यूटेड या एस्टिमेटेड वैल्यू निकालोगे, दैट विल बी पार्ट ऑफ, हमने किसका पार्ट निकाल दिया, वो इनकम मेथड का पार्ट बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, हमने क्या कहा, फोर्थ पेमेंट ऑफ पास्ट सेविंग्स। तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट इंक्लूड क्या करेंगे, इसको नहीं इंक्लूड करना हमने, क्योंकि वो पास्ट की सेविंग्स हैं। कोई भी आपको पुरानी कोई आपकी एफडी वगैरह का कुछ पैसा मिला, पास्ट की सेविंग्स का, ठीक है, कोई डेथ का कागजात या कोई प्रॉपर्टी का मिला कुछ भी, तो कोई भी हमने कहा कि पास्ट सेविंग्स आपकी कोई भी है, उसका जो भी पैसा आया दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो देखिए एक बारी कौन सी एग्जांपल्स इसके अंदर देखो लिखी हुई हैं। गिफ्ट टैक्स आया, कोई डेथ ड्यूटी आई, इंटरेस्ट टैक्स आया, दे आर नॉट इंक्लूडेड एज दे आर पेड आउट ऑफ वेल्थ, और पास्ट सेविंग्स से आपने निकाला है। कोई करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज नहीं निकल कर आई, सो इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो प्रिकॉशंस हैं, हमने कुछ चीज़ें इंक्लूड की, कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं की। ऑलरेडी पुराने वाले जैसा ही है जो हमने पिछले वाला किया था। इट इज़ ईजी है, आपको इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, आप थोड़ा सा अगर लर्न अच्छे से करोगे तो बेटर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी तो हमारे को पता ही है फैक्टर इनकम्स कौन सी होती हैं, वो तो इंक्लूड हमारे को पता ही है, इंक्लूड करनी ही करनी है फैक्टर इनकम्स। ठीक है, कौन कौन सी हो गई, हमने किया था वेजेस एंड सैलरीज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी किया हुआ है न्यूमेरिकल में, इंटरेस्ट हो गया किया है, प्रॉफिट किया हुआ है, प्लस मिक्स्ड इनकम है वो की हुई है ना। तो ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी हमने की हुई, इसको तो इंक्लूड करना ही करना है। ठीक है, मिक्स्ड इनकम इनको इंक्लूड करना है, और क्या नहीं इंक्लूड करना, ट्रांसफर पेमेंट नहीं करनी, उसके बदले क्या करना है, फैक्टर पेमेंट करनी है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं करना, बट कमीशन उसके ऊपर है वो इंक्लूड करनी है। आपने बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स को सेल किया नहीं करना, उसके ऊपर ब्रोकरेज है वो इंक्लूड करनी है। कैपिटल गेन किसी तरीके की भी आपने अपनी कोई चीज़ बेची, आपको कोई प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, उसको इंक्लूड नहीं करना। विनफॉल गेन्स, कोई भी लॉटरी वगैरह लगी उसको इंक्लूड नहीं करना। कोई पास सेविंग्स है उसको इंक्लूड नहीं करना है। और इंक्लूड क्या करना है, इम्प्यूटेड वैल्यू कोई भी हो गई, इम्प्यूटेड वैल्यू को आपने इंक्लूड करना है। क्लियर हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो प्रिकॉशंस है हमने इनकम मेथड में की। इसके बाद हमारी लास्ट वाली प्रिकॉशंस है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड की कौन सी प्रिकॉशंस है जिसको हम इंक्लूड करेंगे, तो हम वो देखते हैं। जो हम लोग करने लगे हैं दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड में क्या चीज़ें, उसकी प्रिकॉशंस कौन सी, क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी एंड क्या चीज़ें इंक्लूड नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, पुराने जैसा ही है कुछ। अभी आपको पता है इंक्लूडेड में हमने फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुका है, क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है। देयर आफ्टर किसी भी तरीके की बिजनेस फर्म ने इन्वेस्टमेंट की है फिक्स्ड एसेट या इन्वेंट्री के अंदर, क्या हम बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। एंड देयर आफ्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारा फॉरेन सेक्टर एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट, वो इंक्लूड होता ही होता है बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, अभी और चीज़ें हैं जो प्रिकॉशनरी है, जो ध्यान रखना है, वो तो जो इंक्लूड होता है 4 चीज़ें वो हमने कर ली, वो है ही है।
जो चीज़ें अब ध्यान रखने वाली है, फर्स्ट उसने क्या कहा, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। तो कहते हैं आप ध्यान रखो कि जो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर है, तो अभी हमने क्या कहा, एक्सपेंडिचर किसके ऊपर, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स तो इंक्लूड ही नहीं करते, तो हमने क्या कहा, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स जो आंसर है बच्चे आपका इंटरमीडिएट गुड्स वो इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड क्या है, बिकॉज वो क्या है, हमने कहा कि वो फाइनल गुड्स जब हम होगा उसी के अंदर इंक्लूड करेंगे। अगर दोबारा करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स को तो कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। सेकंड आया ट्रांसफर पेमेंट्स। अब बताओ, हमने ट्रांसफर पेमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, किसी तरीके की ट्रांसफर पेमेंट्स होगी, फैक्टर पेमेंट्स होगी, इंक्लूड कर लोगी, लेकिन ट्रांसफर होगी जो वन साइडेड ट्रांजेक्शंस वाली है, यूनिलेटरल पेमेंट्स हैं, उसको इंक्लूड हम नहीं करते। नेक्स्ट थर्ड कौन सा आया, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। आपने कोई भी खर्चा किए किसके ऊपर, सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर, तो आपका कोई खर्चा जो ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो वो हम इंक्लूड क्या करते हैं, नहीं करते। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स जो सी होंगी वो हमारे को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर। लेकिन अगर आपने किसी उसके लिए कमीशन दी है किसी एजेंट को, उसको तो हम इंक्लूड करेगा ही करेंगे, है ना। तो अभी हमने क्या कहा, कमीशन ऑन, हम सेकेंड हैंड गुड्स का कर रहे हैं, तो आपने सर्च गुड्स, हमने कहा सेकेंड हैंड गुड्स जो सी कमीशन या ब्रोकरेज होगी सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर, ठीक है, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर आपने कोई भी खर्चा किया कमीशन की, तो वो क्या होगी, वो इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आया परचेज ऑफ कौन सी ट्रांजेक्शन्स, हमने कहा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वाली, उसको हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर किसी तरीके के भी हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर उसी की कमीशन एजेंट के पास कमीशन जा रही है, हम उसको क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो देखिए हम कैसे हैं यहाँ पे, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कमीशन एजेंट ने, अगर हमने क्या कहा, जो भी बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर के ऊपर कमीशन एजेंट ने अगर कोई कमीशन परचेज करने के टाइम आपने दिया है, कोई खर्चा किया है, उसकी कमीशन आ गई या ब्रोकरेज आ गई जो आपने पे की है किस टाइम पे, जब आपने शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स लिए ऑन परचेज ऑफ, किस चीज़ का परचेज किया, जब आपने खर्चा करना है ना, तो खर्चा करोगे तो आपका परचेज करने के ऊपर ही आपका खर्चा होगा, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, तो आप उसको क्या करोगे, इंक्लूड कर लोगे। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट आया कौन सा, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन। अगर हम कहते हैं कि कोई भी आपने सर्विसेज ऐसे किए हैं ऑन अकाउंट प्रोडक्शन पे, आपका ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस था, तो किसी तरह का भी आपने उसका क्या किया, उसका जो एक्सपेंडिचर आपने देखा सेल्फ कंजम्पशन के ऊपर, तो अभी हमने कहा किसी तरीके की भी इम्प्यूटेड वैल्यू आई, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चे, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस या किसी तरीके का भी इम्प्यूटेड का मतलब हम क्या कह रहे थे, एस्टिमेटेड, है ना। तो एस्टिमेटेड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एनी ओनर ऑक्यूपाइड सर्विसेज जो सी भी हैं, आपकी सर्विसेज हैं, उसके ऊपर आपने कोई खर्चा देखा कि किया, आप उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालोगे। ठीक है। तो हमने जैसे एग्जांपल्स यहाँ क्या लिखा है, रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, आपने उसको प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है। तो हमने क्या कहा, उसकी एक हम इम्प्यूटेड वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके इम्प्यूटेड वैल्यू की एक और एग्जाम्पल देखो, महिंद्रा ने अपनी गाड़ी निकाली, बहुत सारी गाड़ियाँ जब बनाई, उसके अंदर से एक गाड़ी उन्होंने किस लिए रखनी, अपने स्टाफ के लिए रख ली, कम्यूट करने के लिए, आने जाने, छोड़ने, लेकर आने जाने के लिए। ठीक है। तो ऑब्वियसली उसकी मार्केट वैल्यू तो है ही है ना, तो आप उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू निकालोगे कि उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू क्या है, उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, जिसको हमने एक नेशनल इनकम के अंदर उसका एस्टिमेटेड का पार्ट निकालना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जितनी भी हमारी बच्चे प्रिकॉशंस थी ऑफ वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, हमने इसकी सबकी प्रिकॉशंस कर ली हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज़ जीडीपी एंड वेलफेयर, उसको हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इसको पक्का करके जाइए, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। थोड़ा सा हम लोग अच्छे से ध्यान से करेंगे, रेपिटेशन में चीज़ें हैं, रीजंस पता हो, अदरवाइज कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है प्रिकॉशंस का, या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांजेक्शन बताओ वेदर दीज आर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। इसके ऊपर क्वेश्चन आया,
बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे पूरे में से पूरे मार्क्स आपके इस क्वेश्चन में आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द 18th एग्जाम। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना, एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ कर जाओ, बुक के अंदर जो आंसर दी हैं, डायग्राम्स को अच्छे से देख कर जाओ। डायग्राम्स के मार्क्स एक तरह के फ्री मार्क्स हैं, आपको कंसेप्ट आता है। कई बार बच्चों को लगता है कि मैम डायग्राम तो पूछा नहीं है, जैसे ADAS वाले 7th 8th 9th चैप्टर्स है, उसके अंदर डायग्राम्स आते हैं, बहुत सारे सर्कुलर फ्लो का डायग्राम है, कोई बच्चे पूछेगा नहीं, बाय डिफॉल्ट है, ठीक है ना। जैसे आप अकाउंट्स में देखो जर्नल एंट्री के साथ नरेशन, वो साथ में ही उसके पैकेट के अंदर ही ये पैक है ना, तो वही है। अगर नरेशन नहीं लिखोगे मार्क्स आ जाएंगे, लिखोगे तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है ऐसे। लेकिन यहाँ पर डायग्राम के एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। डायग्राम के अंदर यहाँ पे क्या, अगर आपने विदाउट डायग्राम बनाते हो 3 to 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर डायग्राम बना देते हो साथ में 5, अगर बहुत अच्छा आंसर है तो 6 में से 6 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी डायग्राम को देखकर ही उनको पता चल जाता है कि बच्चे को नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में या नहीं है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, इंग्लिश का पेपर आपका हो जाए, उसके बाद आराम से इकोनॉमिक्स को पढ़िए, मैक्रो पे अच्छा टाइम लगाइए, इंडियन इकोनॉमी पे और अच्छा टाइम लगाइए, बिकॉज बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत केयरफुली पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, डू लीव इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। मैं कोशिश करूँगी आपका पूरा एट द अर्लीस्ट, हम पेपर से पहले आपको रिप्लाई करके, अगर आपको कोई टॉपिक भी लग रहा है विच यू फाइंड इट डिफिकल्ट कि मैम उस टॉपिक को करा दो, हम लोग वो टॉपिक भी कर लेंगे, बट आप लोग वीडियोस का ज़रूर देखिए एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिए, सो दैट मुझे पता चले आपको वीडियोस पसंद है नहीं पसंद, सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंगली मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगी, है ना, काम करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।